मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस बिंदु पे हम चर्चा कर रहे थे वह बिंदु कौन सा था? संधि था। कौन सा बिंदु था? संधि था। और संधि पे हम चर्चा कर रहे थे। और संधि पे हमने क्या क्या चर्चा कर ली है अब तक, और किस बिंदु पे और चर्चा करनी है, इसे हम समझते हैं। क्योंकि हमने आपसे बताया था, जब स्वर से स्वर का योग होता है तो हमें कौन संधि प्राप्त होती है? स्वर संधि प्राप्त होती है। कौन संधि प्राप्त होती है? स्वर संधि प्राप्त होती है। कौन कौन सी प्राप्त होती है? स्वर संधि प्राप्त होती है। लेकिन जब स्वर के बाद व्यंजन का योग होता है, किसका योग होता है? व्यंजन का योग होता है। या व्यंजन के बाद स्वर का योग होता है। किसका होता है? स्वर का योग होता है। या फिर व्यंजन के बाद व्यंजन का योग होता है। किसका होता है? व्यंजन का योग होता है। तो हमें कौन सी संधि प्राप्त होती है? तो हमें व्यंजन संधि प्राप्त होती है। कौन संधि प्राप्त होती है? व्यंजन संधि प्राप्त होती है। ठीक ना? यानी कि पहली संधि आपकी स्वर संधि होगी, दूसरी आपकी होगी व्यंजन संधि होगी। उसके बाद हमने आपसे बताया था, विसर्ग के बाद स्वर का योग हो, या विसर्ग के बाद किसका हो? व्यंजन का योग हो। या विसर्ग के बाद किसका हो? व्यंजन का योग हो। तो हमें कौन सी संधि प्राप्त होती है? हमें विसर्ग संधि प्राप्त होती है। कौन संधि प्राप्त होती है? विसर्ग संधि प्राप्त होती है। कौन संधि प्राप्त होती है? विसर्ग संधि प्राप्त होती है। मेरे प्यारे साथियों, यानी कि जब स्वर से स्वर का योग होता है, किसका होता है? स्वर से स्वर का योग होता है, तो हमें स्वर संधि प्राप्त होती है। लेकिन अगर व्यंजन के बाद किसका योग हो? स्वर का योग हो। व्यंजन के बाद व्यंजन का योग हो, या स्वर के बाद व्यंजन का योग हो, तो हमें कौन संधि प्राप्त होती है? व्यंजन संधि प्राप्त होती है। कौन संधि प्राप्त होती है? व्यंजन संधि प्राप्त होती है। उसके बाद हमने कहा, अगर विसर्ग के बाद क्या हो? स्वर या व्यंजन हो, तो हमें कौन संधि प्राप्त होती है? विसर्ग संधि प्राप्त होती है। और हम इसी तीसरे बिंदु पे चर्चा कर रहे थे, यानी कि विसर्ग संधि पर चर्चा कर रहे थे। किस पे चर्चा कर रहे थे? विसर्ग संधि पर हम चर्चा कर रहे थे। और इसके कुछ नियमों को हम पढ़ भी चुके थे। जो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण हमसे पहली बार जुड़े होंगे, या इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े होंगे, तो प्ले लिस्ट में आप जाके देखिएगा, संधि की जितनी भी आज तक की क्लास हुई है सब क्रमवत पड़ी हुई है। सभी संधि की क्लास को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इधर के जो बातें हो रही हैं, जो चर्चा आज होने जा रही हैं, उसको फिर आप पढ़िएगा। ठीक ना? तो बाखूबी समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, अब हमारा संधि का जो बिंदु चल रहा था, जो हम संधि पढ़ने वाले थे, वह कौन सी संधि थी? विसर्ग संधि। कौन संधि थी? विसर्ग संधि थी। और इस विसर्ग संधि के 3 नियमों पे हमने चर्चा कर दिया था। कितने नियमों पे? 3 नियमों पे हमने चर्चा कर दिया था। और उसके बाद आगे के नियम पे हम चलते हैं। अच्छा, परिभाषा देखिएगा, विसर्ग संधि कहते किसे हैं? परिभाषा समझने का प्रयास करिएगा। यदि यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का योग हो, स्वर या व्यंजन का योग हो, स्वर या व्यंजन का योग हो तो, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का योग हो तो बात को समझिए। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का योग हो तो हमें हमें विसर्ग संधि प्राप्त होती है। हमें विसर्ग संधि प्राप्त होती है। कौन संधि प्राप्त होती है? विसर्ग संधि प्राप्त होती है। ठीक ना? विसर्ग संधि प्राप्त होती है। और विसर्ग संधि के 3 नियमों पे हमने चर्चा कर दिया था। आज का जो होगा नियम, अगला चौथा नंबर नियम होगा। यानी कि अगला नियम क्या है, इसे हम समझते हैं। विसर्ग संधि का अगला नियम क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? यानी कि नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है? यदि, इधर देखिएगा, यदि यदि विसर्ग के बाद किसके बाद? विसर्ग के बाद, यानी कि तालव्य सा आता है, दंत सा आता है, मूर्धन्य सा आता है, या फिर, ठीक ना, दंत सा आता है। किसके बाद? विसर्ग के बाद तालव्य सा, मूर्धन्य सा या दंत सा योग करता है, तो विसर्ग के स्थान पर जो उत्तर पद में
जो उत्तर पद का पहला वर्ण होगा, जो उत्तर पद का पहला वर्ण होगा वह पहले आ जाएगा, वह पहले आ जाएगा। यानी कि वह क्या आ जाएगा, अगर मान लीजिए विसर्ग के बाद क्या योग कर रहा है आपका, तालव्य सा योग कर रहा है, तो तालव्य सा जो आपका उत्तर पद में होगा तो वह यथा स्थिति होगा। लेकिन उसके बाद पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, या फिर ए आ जाएगा, या फिर ए आ जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो भी उत्तर पद में आएंगे वह यथा स्थिति पड़े रहेंगे और विसर्ग के स्थान पर क्या आगम हो जाएगा। यानी कि अगर दंत सकार आ रहा है, क्या आ रहा, दंत सकार आ रहा है, या तालव्य सकार आ रहा है, या मूर्धन्य सकार आ रहा है, तो वह यथा स्थिति तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन विसर्ग के स्थान पर अगर दंत सकार आएगा तो दंत सकार का आगम हो जाएगा, तालव्य सकार आएगा, तालव्य सकार का आगम हो जाएगा, मूर्धन्य सकार आएगा तो मूर्धन्य सकार का आगम हो जाएगा। किसके स्थान पर आगम हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर आगम हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इतनी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे कि हमने कहा, आपके समझ एग्जाम्पल लिया, दुह प्लस शासन, दुह प्लस सार, या निह प्लस सार, हमने कह दिया, आपके समझ एग्जाम्पल लिया। इधर बात को समझिएगा, हमने कह दिया दु प्लस शासन, उसके बाद हमने ले लिया निह प्लस सार, हमने क्या ले लिया, निह प्लस सार, ठीक ना, निह प्लस सार। अब बात को समझिएगा, हमने कहा दु प्लस शासन और निह प्लस सार, इधर बात को समझना। और हमने नियम क्या बताया था, हमने आपसे बताया था विसर्ग के बाद, यह विसर्ग के बाद क्या योग करता है, तालव्य सा या दंत सा या फिर मूर्धन्य सा। तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा के बाद कोई भी वर्ण योग करता है, यानी विसर्ग के बाद क्या योग कर रहा है भैया, देखिएगा, तालव्य सा योग कर रहा, क्या योग कर रहा, तालव्य सा योग कर रहा है। और जब तालव्य सा योग कर रहा है तो हमने आपसे बताया है विसर्ग के स्थान पर किसका आगम हो जाएगा, जो उत्तर पद में, जो उत्तर पद में पहला वर्ण योग करेगा, जो उत्तर पद में पहला वर्ण योग करेगा उसी का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। किसके स्थान पर हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर। किसके स्थान पर हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा। प्लस आपका हो जाएगा दुह प्लस, इसका क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर, प्लस शासन, क्या हो जाएगा, शासन। फिर से ध्यान से सुनिएगा, यदि विसर्ग के बाद तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा योग करता है तो विसर्ग के स्थान पर जो भी उत्तर पद में पहला वर्ण योग करेगा, जो भी उत्तर पद में पहला वर्ण योग करेगा, और वो क्या करेगा, विसर्ग के स्थान पे आ जाएगा, वो क्या करेगा, विसर्ग के स्थान पे आ जाएगा। अब इन तीनों को अगर आप मिला देंगे, इन तीनों को मिलाने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दुशासन, क्या प्राप्त हो जाएगा, दुशासन प्राप्त हो जाएगा। यही आपका नियम कहता है, नियम नंबर 4 यही कहता है। जैसे हमने कहा निह प्लस सार। अब इधर देखिए, विसर्ग के बाद हमें कौन सा सा योग करा रहे हैं, विसर्ग के बाद हम कौन सा सा योग करा रहे हैं, दंत सा योग करा रहे हैं, दंत सकार को योग करवा रहे हैं। तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, दंत सकार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दंत सकार आ जाएगा स्वर रहित, प्लस इधर सार हो जाएगा, प्लस आपका इधर क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। अब इधर देखिएगा, सभी पदों को ऐसे ही क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, निस्सार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निस्सार हो जाएगा, ठीक ना। एक और शब्द लेते हैं, जैसे हमने कहा निह प्लस संदेह, हमने कहा निह प्लस संदेह, क्या कर दिया, निह प्लस संदेह कर दिया। अब यहां बात को समझना, निह प्लस संदेह कर दिया। अब निह प्लस संदेह में इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, विसर्ग के बाद क्या योग कर रहा है, दंत सकार योग कर रहा है। विसर्ग के बाद क्या योग कर रहा है, दंत सा योग कर रहा है, दंत सकार योग कर रहा, क्या कर रहा, दंत सकार योग कर रहा है। तो विसर्ग के स्थान पर यही दंत सा आ जाएगा, ठीक ना, स्वर दंत सा आ जाएगा, प्लस जैसे पद होंगे वैसे पद को रख दिया जाएगा, ठीक ना। अब इन पदों को सभी को अगर मिला लेंगे आपस में, सभी को अगर मिला लिया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, निस्संदेह, क्या हो जाएगा, निस्संदेह, क्या हो जाएगा, निस्संदेह हो जाएगा ना। फिर से बात को समझिएगा, यदि विसर्ग के बाद क्या योग करता है, तालव्य सा योग करता है,
मूर्धन्य सा योग करता है, दंत सा योग करता है, तो विसर्ग के स्थान पर उन्हीं का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। और जो उत्तर पद में जैसा स्थिति रहेगी वैसी स्थिति पड़ी रहेगी, बस विसर्ग के स्थान पर उनका क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। और जब विसर्ग के स्थान पर उनका आगम हो जाएगा तो जैसे कि आपका दुह प्लस शासन बनता है, दुशासन हो जाता है, निह प्लस सार हो जाता है, निस्सार हो जाता है, निह प्लस संदेह, निसंदेह हो जाता है। यह किसका नियम है, विसर्ग संधि का चौथा नियम था। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर अगले नियम पे चलते हैं। ठीक है, अगले नियम पे चलते हैं। अगला नियम देखने का प्रयास करते हैं। अगला नियम है क्या, इधर देखिएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, यदि विसर्ग के बाद, यदि किसके बाद, विसर्ग के बाद क्या योग करता है, यदि विसर्ग के बाद क्या योग करता है, का, खा, पा और फा। यदि विसर्ग के बाद का, ख, पा, फा योग करता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक ना, क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद क्या योग करता है, का, खा, पा, फा योग करता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यथा स्थिति जो भी रहेगी संधि वैसे ही रख दी जाएगी। जैसे हमने कहा दुह प्लस खा, हमने कहा दुह प्लस खा, ये क्या हो जाएगा, आपका दुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसा स्थिति रख दिया जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमने कहा अंतः प्लस करण, क्या कह दिया, अंतः, अंतः प्लस करण, क्या हो जाएगा, अंतःकरण हो जाएगा, अंतःकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतः करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतःकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतःकरण हो जाएगा। जैसे हमने कहा अधः प्लस पतन, अधः प्लस पतन, तो आपका क्या हो जाएगा, अधः पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधः पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधः पतन हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। यदि विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा योग करता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे हमने कहा प्रातः प्लस काल, जैसे हमने कह दिया प्रातः, प्रातः प्लस काल, अब इसका क्या हो जाएगा, प्रातः काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रातः काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रातः काल हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमने कहा अंतः प्लस करण हो ही गया है, अधः प्लस पतन हो ही गया है। ठीक है ना, ये सब चर्चित एग्जाम्पल है जो बार बार आते रहते हैं परीक्षाओं में, आपके विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। यानी कि विसर्ग के बाद यदि का, खा, पा, फा योग करता है, का, खा, पा, फा योग करता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, देखिएगा दुह प्लस खा, दुख। ठीक है, अंतः प्लस करण, अंतःकरण, अधः प्लस पतन, अधः पतन, प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। यही आपका नियम कहता है, नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 यही आपका कहता है। ठीक है ना, चलिए शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अगले नियम पे फिर चलते हैं। ठीक है, अगला नियम देखिएगा, इधर देखिएगा, अगला नियम कहता क्या है, नियम नंबर 6। क्या देखेंगे, नियम नंबर 6,
इधर देखिएगा, यदि विसर्ग के पहले हरसी या उ आता है, हरसी या उ आता है, और विसर्ग के बाद क्या आता है आपका, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और विसर्ग के बाद क्या आता है, यदि विसर्ग के पहले हरसी या उ आता है और विसर्ग के बाद आपका का, खा, पा और फा आता है, क्या आता है, फा आता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य है कि यदि विसर्ग के पहले जो स्वरांत होता है, विसर्ग के पहले जो स्वर का अंत होता है, वह कौन कौन से स्वर आने चाहिए, वह कौन कौन से स्वर आने चाहिए, हरस ई या उ आने चाहिए, हरस ई या उ आने चाहिए, यानी किसके पहले, विसर्ग के पहले। और विसर्ग के बाद क्या आता है, का, खा, पा, फा, विसर्ग के बाद क्या आता है, का, खा, पा, फा आता है। तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है, मूर्धन्य सकार का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है, मूर्धन्य सकार का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर। फिर से सुनना, यदि विसर्ग के पहले हरसी या उ योग करता, हरसी या उ योग करता है, तो विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा आता है, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है, मूर्धन्य सकार का आगम हो जाता है। जैसे हम देखेंगे, जैसे हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। हमने कहा नी प्लस कपट, नी प्लस कपट ले लिया आपका, नी प्लस फल ले लिया, नी प्लस फल ले लिया, क्या ले लिया, फल ले लिया। और जैसे कि हमने कहा दूह प्लस फल ले लिया, उसके बाद हमने ले लिया दुह प्लस कर्म ले लिया, क्या ले लिया, दुह प्लस कर्म ले लिया, क्या ले लिया, कर्म ले लिया। अब बातों को समझना मेरी बातों को अच्छे से, हमने क्या क्या लिया, क्या क्या समझे, ठीक है ना। ये देखिएगा, नी प्लस कपट ले लिया, नी प्लस फल ले लिया, दुह प्लस फल ले लिया, दुह प्लस कर्म ले लिया, क्या ले लिया, कर्म ले लिया। अब यहाँ पे समझिएगा, जो देखिएगा विसर्ग के पहले, अगर इधर देखिएगा ना को स्वर रहित करेंगे तो विसर्ग के पहले आपका क्या आ जाएगा, हरस्सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हरस्सी आ जाएगा। और इधर देखिए क्या हो जाएगा, कपट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कपट हो जाएगा। और हमने कहा विसर्ग के पहले क्या आ जाए, विसर्ग के पहले क्या आए, या विसर्ग के पहले किससे अंत हो, स्वर से अंत हो, लेकिन कौन सा स्वर आ जाए, हरस्सी या उ आ जाए, हरस्सी या हरस्सु उ आ जाए। तो यानी कि विसर्ग के पहले क्या आ रहा, हरस्सु ई आ रहा है। और उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो विसर्ग के स्थान पर किसका आगम हम करवा देंगे, मूर्धन्य सकार का क्या करवा देंगे, आगम हम करवा देंगे, मूर्धन्य सकार क्या करवा देंगे, आगम हम करवा देंगे, ठीक है ना। किसका आगम करवा देंगे, मूर्धन्य सकार का आगम करवा देंगे। अब इसके बाद यह देखिएगा, सभी पदों को अगर ऐड कर दिया जाए, सभी पदों को अगर जोड़ दिया जाए, सभी पदों को अगर ऐड कर दिया जाए, सभी पदों को अगर जोड़ दिया जाए, तो हमें क्या प्राप्त होगा, निष्कपट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, निष्कपट प्राप्त होगा। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य था मेरे प्यारे साथियों, कि अगर विसर्ग के पहले हरस्सी या हरस्सु उ आता है, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। उम्मीद इतनी बातें आप लोग समझ में आ चुकी होगी, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी। अगर इधर देखिएगा, इधर समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ देखिए जब ना को स्वर रहित करेंगे, आपके समझ क्या आ जा रहा भैया, हरस्सी आ जा रहा, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद क्या है, फल है। और हमने कहा था आपसे कि यदि विसर्ग के पहले क्या आए, ई आ जाए, क्या आ जाए, ई आ जाए, कौन सी, हरस्सी ई आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। प्लस जैसी स्थिति है वैसा हम कर देते हैं, प्लस जैसी स्थिति वैसा हम कर देते हैं, जैसी स्थिति ऐसा कर देंगे। और बाकी सभी पदों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, सभी पदों को जोड़ दिया जाएगा, तो आपका हो जाएगा निष्फल। क्या हो जाएगा, निष्फल, क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा ना, नि प्लस फल हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा आपका, निष्फल हो जाएगा। इधर देखिएगा, जैसे हमने कहा, इधर देखिएगा, अब दा को आप सुर रहित करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, हरस्सु आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, आपका फल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फल आ जाएगा।
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इधर देखिएगा विसर्ग के पहले क्या योग कर रहा है, विसर्ग के पहले क्या योग कर रहा है, क्या है भैया, विसर्ग के पहले उ आ रहा है, क्या आ रहा, उ आ रहा है। और हमने आपको नियम में बताया है यदि विसर्ग के पहले ई उ आता है तो विसर्ग के बाद क्या है, का खा पा फा है। और यानी कि अब देखिएगा इधर क्या आ गया था, आपका का आ गया था, इधर फा आ गया है, इधर फा आ गया, इधर क्या आ गया, का आ गया है, ठीक है ना। अब इधर देखिएगा उसके बाद हमने बताया है आपको विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है, क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर किसका आगम हो जाएगा, मूर्धन्य सकार का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। विसर्ग के स्थान में मूर्धन्य सकार का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। और बाकी जैसी स्थिति होगी वैसी स्थिति हम क्या करेंगे, रख देंगे, जैसी स्थिति होगी वैसी स्थिति अगर हम रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, दुष्फल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुष्फल हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला हमने कहा, ये देखिएगा, अब ऐसे समझिएगा, अब विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार का आगम हो जाएगा और सभी पदों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, दुष्कर्म बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दुष्कर्म बन जाएगा। उम्मीद इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नियम पे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला नियम देखने का प्रयास करते हैं, नियम नंबर 7, नियम नंबर 7, ठीक है। यहां पे समझिएगा नियम नंबर 7 को, नियम नंबर 7 इधर देखिएगा, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले क्या आता है, ह्रस्व आता है, विसर्ग के पहले क्या आ जाए, ह्रस्व आ जाए, यानी कि विसर्ग के पहले क्या आ जाए, ह्रस्व आ जाए, और उसके बाद क्या आपका आ जाए, वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर या, रा, ला, वा, बा और हा आता है, क्या आता है, हा आता है। यानी कि या, रा, ला, वा, बा या हा आए तो ध्यान सुनना मेरी बात को, यदि विसर्ग के पहले क्या आ जाए, विसर्ग के पहले क्या आ जाए, ह्रस्व आ जाए, क्या आ जाए, ह्रस्व आ जाए, उसके बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर या, रा, ला, वा, बा और हा, कोई भी वर्ण योग करता, क्या करता है, कोई भी वर्ण योग करता है, तो इधर समझिएगा विसर्ग और ह्रस्व आ को मिला करके, विसर्ग और ह्रस्व आ को मिला करके हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ओ की प्राप्ति हो जाती है। या आप कह सकते हैं विसर्ग का लोप हो जाता है, आप कह सकते हैं विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और आ के स्थान पे हमें ओ प्राप्त हो जाता है, आ के स्थान पे क्या प्राप्त हो जाता है, ओ प्राप्त हो जाता है, हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ओ प्राप्त हो जाता है। यानी कि ओ का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है, ओ का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि फिर से सुनिएगा, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व आए, क्या है, ह्रस्व आए, और उसके बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर या, रा, ला, वा, बा, हा, कोई भी वर्ण योग करता है, कोई भी वर्ण योग करता है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि विसर्ग का स्थान और आ मिलाकर, विसर्ग और आ मिला करके दोनों के स्थान पे क्या आगम हो जाता है, ओ का आगम हो जाता है। जैसे मनः प्लस जा, जैसे हमने कहा मनः प्लस जा, मनः प्लस जा, यहां पे समझिएगा मनः प्लस जा में समझिएगा, या तपह प्लस बल, तप प्लस बल, एक आदि एग्जाम्पल और लेते हैं, या फिर मनः प्लस बल, मनः प्लस बल, यहां समझिएगा बातों को। यहाँ पे देखिएगा मनः प्लस जा में देखिएगा, हमने कहा यदि विसर्ग के पास क्या आए, विसर्ग के पहले क्या आ जाए, ह्रस्व आ जाए, यहाँ देखिएगा ह्रस्व छुपा हुआ कि नहीं, यहाँ पे जब स्वर रहित करेंगे आपका ह्रस्व आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके बाद क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, जा रहा, उसके बाद क्या आ रहा है, जा रहा। और हमने बताया है आपसे
कि यदि ऐसी स्थिति होती है तो दोनों को मिला करके हमें क्या आदेश करना पड़ता है, किसका आगम करना पड़ता, ओ का आगमन करना पड़ता है। किसका आगम करना पड़ता है, ओ का आगम करना पड़ता है। अब इन सभी स्थिति को अगर मिला दिया जाए आपस में तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्योंकि इधर देखिएगा आपका जो ना है क्या है, स्वर रहित है। आपका जो ना है क्या है, स्वर रहित है। कैसा है, स्वर रहित है। अब जब ना स्वर रहित है उसमें ओ को ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मनोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोज हो जाएगा। मन प्लस जा क्या हो जाएगा आपका, मनोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोज हो जाएगा। यानी कि हरस्व आ और विसर्ग मिला करके दोनों क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। या हम कह सकते हैं साधारण भाषा में हम ओ का क्या कर देते हैं, आगम कर देते हैं। किसके स्थान पर, हरस्व आ और विसर्ग के स्थान पर। ठीक है, अगला देखिएगा, जैसे हमने कहा, अगला समझिएगा, जैसे हमने कहा तपह प्लस बल। इधर देखिएगा जब आप पा को स्वर रहित करेंगे तो हरस्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हरस्व आ जाएगा। जब आप इधर देखिएगा, जब आप पा को स्वर रहित करेंगे हरस्व आ जाएगा। उसके बाद आपका विसर्ग आ जा रहा है, उसके बाद क्या आ जा रहा है, आपका बल आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, बल आ जा रहा है। और यहाँ पे समझिएगा बातों को। अब देखिएगा इन दोनों का स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ का आगम हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ओ का हम आगम करवा देंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा बल प्लस क्या हो जाएगा, बाकी जो पूर्व की स्थिति रहेगी वैसे रख लिया जाएगा। अब सभी को अगर जोड़ देंगे आपका क्या हो जाएगा, तपोबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तपोबल हमें शब्द प्राप्त हो जाएगा। कौन शब्द प्राप्त हो जाएगा, तपोबल वाला शब्द आपका प्राप्त हो जाएगा। इधर आप देखिएगा हमने कहा था मन प्लस बल। क्या कहा, मन प्लस बल कहा है। अब यहाँ पे देखिएगा जब आप नाव को स्वरहित करेंगे तो आपके सामने हरस्व आ जाएगा, उसके बाद विसर्ग आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, बल आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, बल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। और उसके बाद इधर देखिएगा इन दोनों स्थिति को मिला करके हमें क्या आगम करना है, ओ का आगम करना है। किसका आगम करना है, ओ का आगम करना है। अब इन दोनों स्थितियों को मिला करके अगर हम ओ का आगम करेंगे, प्लस इधर क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा, मनः आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मनः आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर सभी पदों को मिला देंगे, तीनों पदों को मिला देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मनोज प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, मनोबल प्राप्त हो जाएगा। मनोज छोड़ दीजिए, मनोबल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, मनोबल प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला नियम आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना, अरे बहुत आसान नियम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि आपका पद जो आया हुआ है लेखपाल में, देखते हैं यश प्लस धारा। लेखपाल में आपका आया हुआ है यश प्लस धारा। यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिएगा यश प्लस धारा क्या है, यश प्लस धारा आपका आया है। क्या आया है, धारा आया है। अब यहाँ पे समझिएगा जब यहाँ पे तालव्य सा को स्वर रहित करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, हरस्व आ जाएगा, फिर विसर्ग आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा आपका, धारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, धारा आ जाएगा। बात को समझिए, क्या आ जाएगा, धारा आ जाएगा। अब इन दोनों को मिला करके हमें क्या आदेश करना है, ओ का आगम करना है। किसका, ओ का आगम करना है। और प्लस इधर क्या आपका हो जाएगा, धारा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धारा ही हो जाएगा। प्लस इधर क्या हो जाएगा। अब इन सभी को अगर मिला दिया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, यशो धारा प्राप्त होगा। क्या होगा, यशो धारा प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, यशो धारा प्राप्त हो जाएगा। इसको हटा दीजिएगा थोड़ा, इसको, इसको और इसको, यशोधरा प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नियम। कुछ इसके अपवाद भी हैं, उसे भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कुछ इसके क्या है, अपवाद भी हैं, उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। अपवाद कौन कौन से हैं, कैसे हैं, किन कंडीशनों में है। ठीक है, जैसे देखिएगा इसके अपवाद कुछ आते हैं, इसके अपवाद कुछ आते हैं इस नियम के। ठीक है, इस नियम के क्या आते हैं, कुछ अपवाद आते हैं, उससे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नियम 7 के अपवाद। क्या, नियम 7 के अपवाद। नियम 7 के अपवाद को समझते हैं कि नियम 7 का अपवाद कौन कौन सा है, किन कंडीशनों में बनता है। जैसे हमने कहा पूरा प्लस कार्य,
हमने क्या कह दिया, पूरा पुरस्कार कर दिया। अब इधर देखिएगा, जैसे आपके एक शब्द आता है मनः प्लस कामना, मनः प्लस कामना। जैसे आपके एक शब्द आता है नमः प्लस कार, नमः प्लस कार क्या आता है, नमः प्लस कार आता है। इधर बात को समझेंगे, ठीक है ना। पूरा है प्लस कार आ जाता है, मनः प्लस कामना आ जाता है, नमः प्लस कार आ जाता है। इधर बातों को समझिएगा। अब इधर देखिएगा, जब आप रा को स्वर रहित करेंगे, आप सामने क्या आ जाएगा, हरस आ जाएगा। उसके बाद इधर देखिएगा क्या आ जाएगा, आपका कार आ जाएगा। और हमने आपसे बताया इसके पहले नियम में, यदि विसर्ग के बाद क्या आए, या रा ला वा आ जाए, या वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर या रा ला वा बा और हा आ जाए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा आपका, देखिएगा का आ रहा, वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण आ रहा। क्या आ रहा, वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण आ रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा होता है तो ये अपवाद वाला है, इसके स्थान पर हम ओ का क्या कर देंगे, आगम कर देंगे। ओ का क्या कर देंगे, आगम कर देंगे। उसके बाद प्लस ऐसी स्थिति रख दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति को रख दिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसी स्थिति को रख दिया जाएगा। उसके बाद पद को क्या करेंगे, हम आपस में ऐड कर लेंगे। पदों को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, पुरोकार। क्या हो जाएगा, पुरोकार हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पुरोकार हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए, मनः प्लस कामना, मनोकामना हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, मनः प्लस कामना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा, माँ को जब स्वर, ना को स्वर रहित करेंगे तो आपका ह्रस्व आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, कामना आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये लेखपाल में आपका प्रश्न आया हुआ है। और पुरस्कार भी बनता है, इसका क्या बनता है, पुरस्कार भी बनता है। क्या बनता है, पुरस्कार। कहीं कहीं शब्द मिलता है, कहीं कहीं पुरस्कार मिलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसा शब्द होगा, जैसी स्थिति होगी, जिस नियम पे फिट बैठेगा, वैसा हम करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है ना। वैसा हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इधर देखिए, मन प्लस कामना, यहाँ समझिएगा बात को, इन दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, ओ आगम हो जाएगा। ओ का प्लस क्या हो जाएगा, कामना हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, मन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मन हो जाएगा। अब इन सभी स्थितियों को अगर मिला दिया जाए, इन सभी स्थितियों को अगर मिला दिया जाए, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, आपका मनोकामना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोकामना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोकामना हो जाएगा, ठीक है ना। अगर देखिएगा, एक और लेते हैं इसे, नमः पुरस्कार, नमः पुरस्कार। अब इधर हटा दीजिए, क्योंकि इसमें नमस्कार बनता है, इसको हटा दीजिए। बाकी यही एक दो नियम थे जो आपके अपवाद थे, ठीक है ना। एक ही दो थे जो आपके अपवाद थे, बाकी दोनों स्थिति को आप समझ चुके होंगे, ठीक है। दोनों स्थिति क्या किए होंगे, आप समझ चुके होंगे, ठीक। आइए फिर आगे बढ़ते हैं इस नियम के बाद। चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बात को समझिएगा, यहाँ पे बातों को समझिएगा, ठीक है ना। यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले क्या आ जाए, ह्रस्व और दीर्घा को छोड़कर, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व दीर्घा को छोड़ करके कोई भी स्वर आए, क्या है, कोई भी स्वर आए, इन दोनों को छोड़ करके कोई भी स्वर आए, ठीक है ना। किसके पहले, विसर्ग के पहले, किसके पहले, विसर्ग के पहले। उसके बाद विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, आपका वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण, वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण, या फिर आप कह सकते हैं या रा ला या फिर वा, या फिर आपका स्वर, क्या है, स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए। क्या आ जाए, स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, ह्रस्व आ जाए, दीर्घ आ जाए, ह्रस्व आ जाए, दीर्घ आ जाए, ठीक है, ह्रस्व आ जाए, दीर्घ आ जाए, री आ जाए, ए ओ औ, कोई भी स्वर आ जाए। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, बहुत अच्छा नियम है, बहुत बड़ा भी नियम है। देखिएगा, ह्रस्व दीर्घा को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, कहां पे आए, पूर्व पद में, विसर्ग के पहले वाले पद में, यानी विसर्ग के पहले पूर्व पद
में। कहां पाए? पूर्व पद में आए। कहां पा जाए? पूर्व पद में आए। फिर से सुनिएगा मेरी बात को। यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ और दीर्घा को छोड़ करके, ह्रस्व आ दीर्घा को छोड़ करके कोई भी स्वर आए, यानी कि पूर्व पद में कोई भी स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद क्या योग करे? वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा या पांचवा, वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा या पांचवा, या फिर या, रा, ला, वा या स्वर में से कोई भी स्वर, यानी स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वरों में से कोई भी स्वर योग करता है तो उधर देखिएगा, इधर देखिएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? किसका आगम हो जाएगा? इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। रा का आगम हो जाएगा। स्वर रहित रा का क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। किसका हो जाएगा? स्वर रहित रा का क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। जैसे हमने कहा, जैसे इधर शब्दों को लेते हैं, ठीक है ना? जैसे हमने कहा निह प्लस, निह प्लस आशा, निह प्लस आशा। अगला हमने शब्द ले लिया जैसे कि निह प्लस झर, निह प्लस झर। अगला जैसे शब्द ले लिया हमने, जैसे अगला हमने शब्द लिया निह प्लस गुड़, निह प्लस गुड़। अगला हमने शब्द ले लिया निह प्लस उपाय, निह प्लस उपाय। हमने क्या कर लिया? निह प्लस उपाय कर लीजिए। अब इधर देखिएगा, बात को समझिएगा। हमने आपसे बताया क्या था कि यदि, यदि ह्रस्व दीर्घा को छोड़ करके विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आए, विसर्ग के पहले क्या है? कोई भी स्वर आए, यानी कि ह्रस्व दीर्घा को छोड़ करके विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आए और उसके बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण योग करे, वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण योग करे, या फिर या, रा, ला, बा, वा या बा, या फिर कोई भी स्वर, यहाँ बा भी कर लीजिएगा, या कोई भी स्वर योग करे। क्या करे? कोई भी स्वर योग करे तो विसर्ग के स्थान पर किसका आगम हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर किसका आगम हो जाता है? स्वर रहित रा का आगम हो जाता है। किसका हो जाता है? स्वर रहित रा का आगम हो जाता है। ठीक ना? किसका आगम हो जाता है? स्वर रहित रा का आगम हो जाता है। एक पद और जोड़ लीजिएगा, या फिर व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो। ठीक है? नहीं नहीं, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना ही पढ़िएगा, अगले नियम में फिर बता दिया जाएगा। और ठीक है ना? अब इधर देखिएगा, देखिएगा च, छ, ज, झ। ठीक है ना? इधर देखिएगा, समझिएगा बात को। अब इधर देखिएगा, विसर्ग के बाद क्या आ रहा भैया? आपका स्वर आ रहा। क्या आ रहा? स्वर आ रहा। और विसर्ग के पहले ये दोनों नहीं आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं? आपका ह्रस्व आ रहा। कौन सा आ रहा? ह्रस्व आ रहा। इधर देखिएगा, विसर्ग के पहले क्या आ रहा? ह्रस्व आ रहा है। और उसके बाद विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? आपका च, छ, ज, झ, यानी कि वर्गीय व्यंजन का चौथा आ रहा। क्या आ रहा? चौथा आ रहा। इधर देखिएगा, विसर्ग के बाद क्या आ रहा? वर्गीय व्यंजन का, खा, ग, तीसरा आ रहा। इधर देखिए, विसर्ग के बाद क्या आ रहा? आपका स्वर आ रहा। क्या आ रहा? स्वर आ रहा है। अब यहाँ बातों को समझते हैं। यहाँ देखिएगा, हमने कहा था कि जब ना को आप स्वर रहित करेंगे आपको क्या प्राप्त होगा? ह्रस्व। और उसके बाद आपका विसर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विसर्ग आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? आशा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आशा आ जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर समझिएगा बातों को। हमने आपसे बताया है यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व और दीर्घा को छोड़ करके कोई भी स्वर आता है, ह्रस्व दीर्घा को छोड़ करके कोई भी स्वर आता है और विसर्ग के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण योग करे, विसर्ग के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण योग करे, या फिर या, रा, ला, वा या बा या स्वर में से कोई भी 11 स्वरों में से कोई भी आ सकता है। अब इधर देखिएगा, विसर्ग के बाद आपका क्या आ रहा है? स्वर आ रहा। कौन सा आ रहा? दीर्घ आ रहा। और विसर्ग के पहले ना तो ह्रस्व आ रहा ना तो दीर्घ आ रहा है। विसर्ग के पहले आपका क्या आ रहा है? ह्रस्व ई आ रहा है। तो विसर्ग के स्थान पे हमने कहा था कि इसका आगम हो जाएगा, स्वर रहित रा का आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर रहित रा का क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर रहित रा का आगम हो जाएगा। अब बात को समझना, जब स्वर रहित रा का क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा, यहाँ पे आपका दीर्घ आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा तालव्य सा आ जाएगा, और इधर क्या आपका आ जाएगा? ह्रस्व आ जाएगी। इधर क्या आ जाएगा? ना स्वर रहित आ जाएगा। अब सभी पदों को अगर आप मिलाएंगे, सभी पदों को अगर मिलाने का प्रयास करेंगे, यहाँ समझिएगा बातों को। ठीक है ना? अब स्वर रहित रा है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा हमें पूरा रा हो जाएगा, प्लस तालव्य सा को यथास्थिति रख दीजिए, प्लस इधर नी रख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। शब्द क्या प्राप्त हो जाएगा? निराशा। क्या हो जाएगा? शब्द निराशा आपका पद प्राप्त हो जाएगा।
गा। किसका पद कौन सा पद प्राप्त हो जाएगा? निराशा। ठीक है ना। निह प्लस आशा क्या हो जाता है? निराशा हो जाता है। इधर बात को समझिएगा, इधर देखते हैं, इसको समझिएगा। अब यहाँ पे हमने कहा था क्या क्या हो जाएगा? आगम, रा का आगम हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका? झा हो जाएगा प्लस रा हो जाएगा, और प्लस इधर क्या हो जाएगा आपका? नी हो जाएगी। ठीक है ना। अब इस सभी पदों को अगर आपस में आप मिलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि जब बीच में स्वर रहित रा है तो ये झा पे क्या हो जाएगा? उड़ा हुआ रा हो जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? निर्झर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्झर हो जाएगा। ठीक है ना। इधर देखिएगा, यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे किसका आगम हो जाएगा? स्वर रहित रा का आगम हो जाएगा, प्लस इधर गुण आ जाएगा, और प्लस इधर क्या आ जाएगा आपका? नी आ जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा आपका? नी आ जाएगा। अब सभी पदों को अगर मिला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। इधर बात को समझिएगा। अब स्वर रहित, इधर देखिए विसर्ग के स्थान पे किसका आगम हो जाएगा? स्वर रहित रा का आगम हो जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा? उपाय हो जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर नी हो जाएगा। ठीक है ना। नी हो जाएगा। अब इन्हीं सभी पदों को अगर मिला दिया जाएगा, इन्हीं सभी पदों को अगर मिला दिया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? निरुपाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका ऐसे रू प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? रू प्राप्त होगा। ठीक है ना। अगर अगर इधर देखिएगा, अगर इधर बात को थोड़ा समझिएगा, इधर बात को समझिएगा थोड़ा। अगर देखिएगा स्वर रहित रा के बाद हरस्सु उ आता है तो क्या हो जाता है? रू हो जाता है। और अगर स्वर रहित रा के बाद दीर्घ उ आता है तो आपका क्या होता है? रू हो जाता है। क्या हो जाता है? रू हो जाता है। ठीक ना। इन दोनों में अंतर समझिएगा। अब इन दोनों पदों को अगर मिला दिया जाएगा, यानी दो वर्णों को मिला दिया जाएगा, रा स्वर रहित प्लस उ को मिला दिया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? रू प्राप्त होगा। प्लस रू प्राप्त हो जाएगा, प्लस ऐसे लिख दीजिएगा, निरुपाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरुपाय हो जाएगा। बात को समझिएगा फिर से। फिर देखिएगा इधर निह प्लस आशा हो जाएगा, निराशा हो जाएगा। निह प्लस झर हो जाएगा, निर्झर हो जाएगा। निह प्लस गुण निर्गुण हो जाएगा। निह प्लस उपाय क्या हो जाएगा? निरुपाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरुपाय हो जाएगा। उम्मीद इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है ना। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी। आज जो आपका विसर्ग स्वर संधि था यह है आपके मान के चलिएगा पूर्णतः समाप्त होती है। और बाकी जब हम अगले टॉपिक पे कल चर्चा करेंगे, जो भी टॉपिक आपका अगला कल आएगा, चाहे वह समास होगा, चाहे रस होगा, चाहे छंद होगा, चाहे अलंकार होगा, मैं उस टॉपिक पर अगली बार चर्चा करेंगे, यानी अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद।